हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में। जो हिस्टामिन्स को एंटागोनाइज करने के लिए H2 रिसेप्टर्स के ऊपर ड्रग एक्ट करती हैं, उन्हें ही हम क्या कह रहे हैं, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये जो हमारे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, जब हमारा स्टमक एक्सेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, तब जाकर के इनको प्रिस्क्राइब करते हैं। हम एक कंडीशन बोलते हैं ना हम, हाइपर क्लोरहाइड्रिया, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होने लग जाए, उसी को हम बोलते हैं हाइपर क्लोरहाइड्रिया। तो इस कंडीशन के ट्रीटमेंट में जो जिन ड्रग्स का और जिन एजेंट्स का यूज़ किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। देखिए क्या है, जो हमारा स्टमक होता है वो जनरली 2 से 3 लीटर डेली क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रीट करता है विथ थ्रू द पैराइटल एंड ऑक्जेंटिक सेल। हमने पढ़ाया भी था क्या कि जो जैसे हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन था जिस दिन हमारे हिस्टामिन्स का, उस दिन भी मैंने बताया था क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है स्टमक के अंदर उसको सिक्रेट कौन करता है, हमारी पैराइटल सेल्स, जिनको हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करते हैं और जो इनका सिक्रेशन है वो रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, हमारा एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन, गैस्ट्रीन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। स्पेशली यहाँ पे कौन है, हमारा PGE2 बाय एडिंग टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। जो ये एसिटाइलकोलिन है, हिस्टामिन है, गैस्ट्रीन्स है, इनके जो पैराइटल सेल्स होती हैं उनके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उनके ऊपर एक्ट करके ये क्या कराते हैं, हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन कराते हैं। वो हम एक डायग्रामेटिकली देख समझते हैं कि जो ये हिस्टामिन, एसिटाइलकोलिन एंड गैस्ट्रीन अपने रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करके कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड करवाते होंगे। तो देखो ये क्या है, हमारा पैराइटल सेल है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग देखो, ये जो है हमारा M2 रिसेप्टर, हम लोगों ने बखूबी पढ़ा है क्या, M2 मतलब मस्कार्निक रिसेप्टर है ये है हमारा गैस्ट्रीन, एक ऐसा रिसेप्टर जिसके ऊपर गैस्ट्रीन बाइंड करता हो। जैसे इस रिसेप्टर का नाम है CCK2, कोलिसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर, और एक होता है हमारा हिस्टामिन रिसेप्टर। जनरली तो हम बात करने वाले, क्योंकि हम एंटीहिस्टामिन्स पढ़ रहे हैं तो हम इस हिस्टामिन की ही बात करेंगे। बाकी जो हमारा एसिटाइलकोलिन होता है और गैस्ट्रीन होता है, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन के अंदर, ठीक है। कैसे करता है ये, देखो ये हमारी नर्व सेल है। नर्व सेल आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा अभी भी फार्मेसी 4th सेमेस्टर के अंदर, कैसे एसिटाइलकोलिन का सिक्रेशन होता है। तो एसिटाइलकोलिन जैसे ही न्यूरॉन ट्रांसमीटर से निकला है, एसिटाइलकोलिन खुद एक न्यूरॉन ट्रांसमीटर, जब ये नर्व सेल से निकलेगा तो ये जब भी मस्कार्निक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, बाइंड करने से ये जो मस्कार्निक रिसेप्टर है ये कैल्शियम डिपेंडेंट चैनल होता है। जैसे ये एक्टिवेट होगा, ये इस पैराइटल सेल के ऊपर हमारा प्रोटॉन पंप होता है। इस प्रोटॉन पंप के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटिपेज पंप भी बोलते हैं हम इसे। हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो पैराइटल सेल से बाहर निकलते हैं और साथ में जो पोटेशियम आयन होते हैं वो सेल के अंदर आते हैं। यहीं पर साथ में ही इसके पोटेशियम क्लोरीन चैनल भी होता है। तो जैसे पोटेशियम अंदर आता है और क्लोरीन यहाँ से सेल के बाहर निकलता है। तो जैसे यहाँ से पोटेशियम हाइड्रोजन आयन बाहर निकले हैं सेल के अंदर से, और सेल के अंदर से ही कौन गया है बाहर, क्लोरीन गया है। तो आप बाहर मिलकर के H+ और Cl नेगेटिव आपस में क्या बनाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो था क्या, जब एसिटाइलकोलिन मस्कार्निक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है और वो कैल्शियम डिपेंडेंट चैनल है ही, उसके सिक्रेशन से यहाँ पे प्रोटॉन पंप के ऊपर एक्शन करके ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करवाते हैं। फिर आते हैं हम गैस्ट्रीन के ऊपर। गैस्ट्रीन क्या, एंटीरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स होती हैं हमारी। ये एंटीरोक्रोमेफिन लाइक सेल क्या करती हैं, गैस्ट्रीन जो है हमारा सिक्रीट करते हैं। ये गैस्ट्रीन फिर क्या करता है, इस CCK2 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, सेम लाइक एसिड मस्कार्निक रिसेप्टर, ये भी कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। इसके एक्टिवेट हो जाने से ये प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करता है, जिसमें वही हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे, पोटेशियम आयन अंदर आएंगे, और बाहर यहाँ पे क्लोराइड आयन्स है ही, आपस में मिलके ये भी क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करेंगे। फिर बात आती है हमारे हिस्टामिन रिसेप्टर की। ये हिस्टामिन सिक्रेट कैसे होता है,
देखिए कैसे होता है, आपको यहाँ से समझ में आएगा। ये एक सेल है जिसके अंदर हमारा हिस्टामिन स्टोर है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन जैसे ही मस्कार्निक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है तो ये हिस्टामिन जो इस वेसिकल के अंदर स्टोर्ड है इसको ये बाहर निकालेगा। सेम लाइक गैस्ट्रिन जैसे इसके ऊपर बाइंड करेगा, ये दोनों के दोनों इस हिस्टामिन के लाइसिस का काम करेंगे, या तो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से इसको बाहर निकालने का काम करेंगे, जिस ग्रेन्यूल के अंदर ये हिस्टामिन स्टोर रहता है। जैसे ये बाहर निकलेगा, यहाँ से जो हिस्टामिन बाहर निकला है ये अपने रिसेप्टर के ऊपर जाएगा। रिसेप्टर के ऊपर जा करके ये क्या है, एडेनिलाइल साइक्लेज पाथवे को फॉलो करता है। ये आप लोगों ने बखूबी फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है वो कैसे IP3 डैग पाथवे को या तो एडेनिलाइल साइक्लेज पाथवे को एक्टिवेट या तो डीएक्टिवेट करते हैं। फॉस्फोरिलेशन एंड डिफॉस्फोरिलेशन वगैरह आप लोगों ने पढ़ी होंगी वहाँ पे। तो ये जैसे ही, और अगर आप लोगों को इनका डिटेल में पढ़ना है तो हमारे सेंसिबल फार्मासिस्ट चैनल के ऊपर फार्माकोलॉजी की वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप वहां पे जाकर के विजिट कर सकते हैं इन रिसेप्टर्स के बारे में और डिटेल से पढ़ने के लिए। तो हिस्टामिन जैसे ही अपने इस जी प्रोटीन कपल जो कि हिस्टामिनिक रिसेप्टर है इसके ऊपर बाइंड करेगा, इट एक्टिवेट एडेनिलाइल साइक्लेज पाथवे। इसके एक्टिवेट होने से साइक्लिक AMP ये एक्टिवेट होगा, और इसका भी काम क्या होता है, प्रोटॉन पंप, जो कि ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटिपेज पंप है। हाइड्रोजन पोटेशियम एटिपेज पंप, एटिपेज मतलब ये एनर्जी डिपेंडेंट पंप है, इसको एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट होते ही वही पोटेशियम आयन का अंदर आना और हाइड्रोजन आयन का बाहर जाना, तो बाहर जाते ही ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन कर देंगे। तो थ्रू दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमें ये समझ में आता है क्या, कि चाहे वो हमारा एसिटाइल कोलिन हो, चाहे गैस्ट्रीन हो या हिस्टामिन हो, इन तीनों को एक्टिवेट कौन करवाना होता है, अल्टीमेटली इस प्रोटॉन पंप को, ठीक है। मतलब देखो, है तो यहाँ पे मस्कैरनिक और गैस्ट्रिन दोनों का, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन इन तीनों रिसेप्टर में अगर ये बात की जाए कि विच वन इज मोर डोमिनेंट फॉर द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे जो ये हमारा हिस्टामिनिक रिसेप्टर होता है ये प्रिडोमिनेंटली यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन दोनों के कंपैरिजन में करते ये भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं यहाँ पे हिस्टामिनिक रिसेप्टर। इनके एक्टिवेट होने से ही क्या होता है, हमारा जो है हाइड्रोजन पोटेशियम एटिपेज पंप है ये एक्टिवेट होता है, जिसके वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है। ये तो हमने वो प्रोसेस पढ़ी जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, मतलब हाइपरक्लोरहाइड्रेट। अगर यही प्रोसेस टू फास्ट हो जाए, इन तीनों में से कोई एक भी अगर हाइपर सिक्रेट हो रहा है, या तो हिस्टामिन या तो गैस्ट्रिन या तो एसिटाइल कोलिन, इन तीनों में से कोई एक भी अगर हाइपरली सिक्रेट हो रहा है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होगा वही कंडीशन हाइपरक्लोरहाइड्रिया की क्रिएट हो जाएगी। अब हमें इसका ट्रीटमेंट करना है हाइपरक्लोरहाइड्रिया को। तो इसके ट्रीटमेंट में हमारे पास ये 3 चैनल हैं, या तो हम इस हिस्टामिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें, या हम इस गैस्ट्रिन को ब्लॉक कर दें, या तो हम इस मस्कैरनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें। तो हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो हमारा मेन काम क्या होगा, या मेन टारगेट क्या होगा यहाँ पे, ये रिसेप्टर, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया, इन तीनों रिसेप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, अपना हिस्टामिनिक रिसेप्टर। तो हम ऐसे एजेंट देंगे जो इस हिस्टामिन्स के जो चैनल है या रिसेप्टर है इसके ऊपर बाइंड करके इस प्रोटॉन पंप को रोक देगा। तो सबसे पहले आप हमें ये पता लग गया कि हिस्टामिन काम कैसे करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन में। अब दूसरा मैंने यहाँ पे इस डेफिनेशन में देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन स्टूडेंट्स आप लोग भी फार्मेसी 4th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी और फार्माकोलॉजी में भी डिटेल में पढ़ा होगा कि ये जो आपका एराकिडोनिक पाथवे है, जिसे हम कॉक्स पाथवे भी कहते हैं, उससे मतलब सिंथेसाइज होते हैं। देखिए, जो एराकिडोनिक होता है, एसिड होता है, जब भी इन्फ्लामेशन होगी तो यहाँ पे आपका कॉक्स एंजाइम होता है। देखिए, अगर कॉक्स एंजाइम होता है तो वो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिक्रेशन कराता है। अगर यहाँ पे लॉक्स हो जाए तो यहाँ पे ल्यूकोट्राइन एंजाइम क्या है, ल्यूकोट्राइन्स का पाथवे स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो एराकिडोनिक एसिड है, कॉक्स एंजाइम की प्रेजेंस में PGE2, ये बहुत सारे टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, पूरा बड़ा पाथवे है इसका, KDT में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है अगर आप लोगों को पढ़ना है तो PGE2, PGD2, PGF2 अल्फा, बहुत सारे टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जिनका अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी के अंदर। ये PGE2 जो यहाँ से कॉक्स एराकिडोनिक एसिड पाथवे से बनता है, ये एडेनिलाइल साइक्लेज को इनहिबिटरी क्या है इफेक्ट यहाँ पे शो करता है। तो जब
जब एक नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही होती है बॉडी के अंदर, नॉर्मली लेवल पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा होता है, तो ये जैसे हिस्टामिन तो बाइंड हो जाएगा, इस रिसेप्टर को डीएक्टिवेट कौन कराता है यहाँ पे, PGE2। ये कहाँ से सीक्रेट हुआ, हमारा एराकिडोनिक एसिड जो पाथवे है इससे आया है। तो अभी तक हमने समझा क्या कि जो हमारे H2 जो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं वो काम कैसे करेंगे, क्या समझा, इस रिसेप्टर को अगर वो ड्रग ब्लॉक कर दे, इस H2 रिसेप्टर को अगर हम यहाँ पे इनिबिट कर दें, हिस्टामिन को बाइंड होने ही ना दे, तो अगर हमने इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एडेनिलाइल साइक्लेज और साइक्लिक AMP पाथवे है ये स्टॉप हो जाएगा। ये स्टॉप हो गया तो इस जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोजन पोटेशियम एटिपेज पंप है ये एक्टिवेट नहीं होगा। ये एक्टिवेट नहीं होगा तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन भी है वो भी कम हो जाएगा। देखिए स्टॉप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिक्रेशन हमारा एसिटाइल कोलिन और गैस्ट्रिन भी करवा रहा है। तो हम क्या है यहाँ पे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप नहीं कर सकते। स्टॉप हम कैसे कर सकते हैं कंप्लीटली, तो देखो हम स्टॉप नहीं करते, मैनेज ही करते हैं, कंट्रोल करते हैं बाय प्रिस्क्राइबिंग प्रोटॉन पंप इनिबिटर। बट इफ अगर हम इस प्रोटॉन पंप इनिबिटर दे दें जिसको हम PPIs भी बोलते हैं, जो इस हाइड्रोजन पोटेशियम एटिपेज के ऊपर ही काम करें, तो बेशक हमारा एसिटाइल कोलिन, बेशक गैस्ट्रिन और बेशक हिस्टामिन इसके बाइंड करके इसको एक्टिवेट करते रहे, अगर हमने इसी को स्टॉप कर दिया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन ही नहीं पाएगा। तो हम यहाँ पे हमारा मेन टारगेट है, दो टारगेट्स हैं, एक तो क्या हमारा H2 रिसेप्टर और दूसरा हमारा क्या है प्रोटॉन पंप। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या हमारे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम अभी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, हमारे जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है वो कैसे क्लासिफाई किए गए। मैकेनिज्म आप लोगों को पता ही चल गया है, वो हमारे ड्रग इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, इसके ब्लॉक हो जाने से पाथवे ब्लॉक होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन के ऊपर जाने से पहले हम बात करते हैं क्या हमारे SAR के बारे में। देखिए अगर आप SAR कर लेते हो तो जो हमारे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है उनकी क्लासिफिकेशन याद रख पाना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या हमारा SAR ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इस कोर स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे, यहाँ पर एक रिंग है, ठीक है, X मैंने इसके ऊपर डाले हुए, ये हमारे कोई भी हेट्रो एटम हो सकते हैं और इस रिंग की फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर क्या है हमारी सब्स्टिट्यूट है, सॉरी फर्स्ट पोजीशन नहीं है, ये फर्स्ट हम लोगों ने पोजीशन दी 1 2 3 4 5 एंड 6, ये ऐसी 6 ऐसी पोजीशन है इस पूरे कोर स्ट्रक्चर के ऊपर जिनके ऊपर हम चेंज करके हमारे नए नए कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं जो H2 रिसेप्टर होता है उसके ऊपर अपने अच्छे इफेक्ट शो करें, विद लोअर डोज के ऊपर मैक्सिमम इफेक्ट शो करें। तो ऐसी वो 6 पोजीशन है इस कोर स्ट्रक्चर के ऊपर। पहला है R ग्रुप जो कि इस हेट्रोसाइकिल के ऊपर है 1 2 मतलब सेकंड पोजीशन पे है। फिर है हमारा क्या, ये आप लोग देखो CSCC, एक ROR तो होता है हमारा ईथर, क्या होता है हमारा ROR तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है हमारा ईथर होता है। एक होता है थायो ईथर, अगर यहाँ पे हम आइसोस्टेरिकली रिप्लेसमेंट कर दे, ऑक्सीजन को हटा करके यहाँ पे सल्फर इंसर्ट कर दे तो ये क्या होता है हमारा थायो ईथर। अगर जैसे C और C ऐसे हो तो ये तो हो गया हमारा इथाइल मिथाइल ईथर। अब यहाँ पे अगर सल्फर आ जाए तो ये क्या हो गया हमारा इथाइल मिथाइल थायो ईथर। तो हमारे यहाँ पे सल्फर एटम जो है वो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे क्या है हमारा इथाइल मिथाइल थायो ईथर लिंकेज है और ये जो लिंकेज होती है आगे जा करके आपकी जो हमारी ये NC डबल बॉन्ड N, ठीक है, ये जैसे यूराइड मोइटी होती है ऐसे ये अटैच्ड रहती है और ये जो यहाँ पर A है हमारा, ये आगे जा करके हम इसको भी चेंज करेंगे तो ये भी अपने एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट शो करता है। और इसकी जो सब्स्टिट्यूशंस होती हैं या इस N के ऊपर जो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट या तो मैं कहूँ ड्रामेटिकली इफेक्ट शो करती हैं। अगर हम इनके ऊपर थोड़ा भी चेंज कर देते हैं तो जो ड्रग है वो लोअर डोज या तो उसके साइड इफेक्ट्स बड़े कंट्रोल रहते हैं इन पोजिशंस और इस हेट्रोसाइकिल्स के देखते हुए। ठीक है, तो अगर हम पोजीशन फर्स्ट की बात करें, ऑन फिफ्थ पोजीशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक, जो भी ये हेट्रोसाइकिल है इसके फिफ्थ पोजीशन के ऊपर जो अमीनो ग्रुप है या तो एल्काइल ग्रुप है, ये कंपाउंड को H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट
ज़्यादा बनाते हैं। मतलब अगर इस हेट्रोसाइकिल के ऊपर कोई फ्री अमीनो ग्रुप हो, NH2 ग्रुप, या वो ऐसा अमीनो ग्रुप हो जिसके ऊपर फ्री है, तो मतलब वो NH2 है, मतलब वहाँ पे वो प्राइमरी है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर क्या है, एल्काइल ग्रुप सब्सटीट्यूट कर दें, हाइड्रोजन्स को हटा करके हम ऐसा कर दें, जैसे ये N है, मान लो ये कोई भी रिंग है, इसके ऊपर ये N ग्रुप था, H2 है, इन हाइड्रोजन्स को हटा करके हम यहाँ पे एल्काइल ग्रुप सब्सटीट्यूट कर दें, मतलब इसको टर्सरी बना दें, तो ये जो ड्रग है इस पावरफुल एंटागोनिस्ट बनाती है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये एंटागोनिस्ट नहीं, एगोनिस्ट की तरह बिहेव करेगा। तो इसकी पोजीशन के ऊपर क्या है, हमारे यहाँ पे आर ग्रुप जो है ये अमीनो ग्रुप होना चाहिए, या तो एल्काइल ग्रुप होने चाहिए उस अमीनो ग्रुप के ऊपर जिसके हमें क्या बना सकेंगे, H2 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट। इफ वी नॉट सब्सटीट्यूट कंपाउंड बिहेव पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन। वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्या कि अगर हम इसको सब्सटीट्यूट नहीं करते हैं तो यही ड्रग हमारी पार्शियल एगोनिस्ट बिहेव करेगी लाइक हिस्टामिन के। ठीक है, तो ये पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बात करें हम सेकंड पोजीशन की, जो कि एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। देखिए, हम पूरे H2 रिसेप्टर की अगर बात करें ना, तो इसके अंदर हमें 3 रिंग देखने को मिलेंगे H2 रिसेप्टर में। एक होगी हमारी इमिडाजोल, एक होगी हमारी थायाजोल, और एक होगी हमारी ऑक्साजोल। ठीक है, ये जो तीनों रिंग होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देखो, इमिडाजोल जो रिंग है उसकी अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आती है हमारी सिमिटिडीन। ये एक ड्रग है, बहुत पावरफुल ड्रग है। ठीक है, जो सबसे पहला हमारा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आया था मार्केटेड प्रिपरेशन में, वो यही है। फिर जैसे हम ऑक्साजोल की बात करें तो इसमें आता है हमारा रेनिटिडीन, जो आजकल ऐसे लोग से भी काफ़ी मिलती है। थायाजोल की अगर हम बात करें तो फोमेटिडीन एक ड्रग आती है, वो इस कैटेगरी की होती है। तो अगर हम इन जो ये हमारी तीनों की तीनों रिंग है, आप लोगों को मैंने भी फार्मेसी 4th सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था इमिडाजोल, ऑक्साजोल, थायाजोल के बारे में। ये तीनों की तीनों 5 मेंबर्ड रिंग है। इमिडाजोल एक ऐसी रिंग जो 5 मेंबर्ड होते हुए भी उसकी दोनों की दोनों पोजीशन पे क्या है, 2 नाइट्रोजन एटम है। थायाजोल की अगर हम बात करें, एक सल्फर एटम है और एक हमारा नाइट्रोजन है। ऑक्साजोल की अगर हम बात करें, एक ऑक्सीजन और एक हमारा नाइट्रोजन है। तीनों रिंग के अंदर ये नाइट्रोजन कांस्टेंट है। हम इस वाले हेटेरो एटम को क्या कर रहे हैं, चेंज। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो जो ये सिमिटिडिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट शो करती थी जिसका नाम है ओलिगोजूस्पर्मिया, ये इनके ऊपर सब्स्टिट्यूट करने से वो कम हो जाता है, या तो मैं कहूँ आता ही नहीं है। ठीक है, तो सिमिटिडिन के अंदर जो ये इमिडाजोल है, इसका बड़ा ही बड़ा साइड इफेक्ट है जिसको मैंने बताया ओलिगोजूस्पर्मिया। ये एंटी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी ये शो करता है, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना था, प्रिवेंट करना था। एक और ये गायनेकोमास्टिया भी कोज करती है, उससे भी प्रिवेंट करना था। तो हम इस इमिडाजोल को रिप्लेस करते हैं बाय थायाजोल और ऑक्साजोल, जिसकी वजह से इनके ये जो साइड इफेक्ट है गायनेकोमास्टिया या एंटी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम पोजीशन सेकंड की बात करें, इनिशियली ब्यूरामामाइड एंड मेटिमामाइड एंड सिमिटिडिन कंटेन इमिडाजोल रिंग। ब्यूरिमामाइड और मेटिमामाइड सिमिटिडिन से पहले एनालॉग्स थे जो बनाए गए थे। इन सिमिटिडिन और इन दोनों के अंदर क्या थी, हमारी इमिडाजोल रिंग थी, विच शो एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट। मैंने अभी बताया कि इस इमिडाजोल की वजह से यहाँ पे एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट आ रहा था, लोगों का जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो भी कम हो रहा था। सो रिप्लेसमेंट ऑफ इमिडाजोल विथ थायाजोल एंड फ्यूरेन रिंग गिव मोर potent compound with zero anti-androgenic activity and better bioavailability। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो जिसकी वजह से एंटी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी भी जीरो हो जाती थी और जो इनका बायो अवेलेबिलिटी था वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता था। बात करते हैं हम थर्ड पोजीशन की। थायो ईथर लिंकेज इज नेसेसरी फॉर बायो एक्टिविटी। आइसोस्टेरिकली रिप्लेसमेंट ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गिव लेस पोटेंट कंपाउंड। मैंने यही बताया, ये सल्फर था, जैसे हमारा इथर था, फिर हमने थायो ईथर बनाया। अगर हम नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूट कर देते तो हम अगर इस सल्फर को हटा करके कोई और हेट्रोएटम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो पोटेंसी होती है कंपाउंड की वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो हमें पोजीशन थर्ड के ऊपर यहाँ पे इथरिक लिंकेज रखनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा कैसा इथर होना चाहिए, थायो इथर होना चाहिए। अगर हम पोजीशन फोर्थ की बात करते हैं, पोजीशन फोर्थ क्या हमारा, ग्वेनेडीन। जो ये वाली मोइटी है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्वेनेडीन और इट्स सब्स्टिट्यूट। अगर हम इसकी पोजीशंस को सब्स्टिट्यूट कर दे, शो मैक्सिमम इफेक्ट विद लेस साइड इफेक्ट।
जो ग्वेनेडीन रिंग है यहाँ पे मैक्सिमम इफेक्ट शो करती है, उसके डेरिवेटिव हम डिजाइन करते हैं तो वो भी और भी ज्यादा इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो और जो ये ग्वेनेडीन मोइटी होती है यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट उठा था ना बायो अवेलेबिलिटी का, यहाँ पर ये ड्रग जो है ये तो साइड इफेक्ट को कम कर रही थी, साथ में यहाँ पे जो बायो अवेलेबिलिटी होती है अमाउंट ऑफ ड्रग रीच इन ब्लड सर्कुलेशन वो बढ़ तो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो रोल प्ले करता है बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर वो ये ग्वेनेडीन पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो ये हमारे निज़ाइटिडीन है ये ऐसी ड्रग है जिसका 100% एब्जॉर्प्शन होता है, सॉरी 90% होता है। तो ग्वेनेडीन शो मैक्सिमम इफेक्ट and less side effect upon substitution of guanidine dose of the drug increase, but nizatidine show maximum absorption orally above 90%। जैसे हमारे रेनिटिडीन है, सिमेटिडीन है, फोमेटिडीन है, ये ड्रग क्या है 100% इनकी बायो अवेलेबिलिटी नहीं है, इन सब में निजाटिडीन ही एक ऐसी ड्रग है जिसका 90% अबव 90% एब्जॉर्प्शन है। तो ये जो ग्वेनेडीन पार्ट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे ड्रग की एब्जॉर्प्शन कराने के अंदर, ठीक है। तो जो ये ग्वेनेडीन नेसेसरी हो गया। अगर हम इस फिफ्थ पोजीशन की बात करते हैं तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन इज नेसेसरी फॉर बायो एक्टिविटी इफ वी कन्वर्ट सेकेंडरी टू टर्शरी एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज। इस ग्वेनेडीन रिंग के ऊपर जो ये वाला नाइट्रोजन एटम है इसका जो ये नाइट्रोजन है इसके या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी होना बड़ा जरूरी है। अगर हम इसको प्राइमरी या सेकेंडरी नहीं बनाते हैं तो इस ये ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन डिक्रीज मतलब बायो अवेलेबिलिटी कम। तो यह मैंने बताया ना ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर। अगर हम वही इसका तो हमें सेकेंडरी या तो प्राइमरी रखना है। अगर हम इस पोजीशन की बात करें यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सल्फामाइड और NO2 ग्रुप शो मैक्सिमम इफेक्ट विद बेटर टॉलरेंस। बड़ी अच्छी बात है। क्या प्रेजेंस ऑफ सल्फामाइड SONH2 जो ग्रुप है यहाँ पर उसकी अगर यहाँ पे प्रेजेंस होगी तो वो यहाँ पे मैक्सिमम इफेक्ट शोज मिलेंगे हमें, और जो टॉलरेशन है ड्रग का वो भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये था हमारा SAR। इस SAR के बेस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो अब हमें आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो अगर मैंने अभी बताया क्लास SAR के अंदर कि जो हमारा SAR है मेनली H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो, 3 टाइप के रिंग कंटेन करती हैं, इमिडाजोल रिंग, फ्यूरेन रिंग एंड थायाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग के अंदर मैंने बताया आप लोगों को क्या होती है, हमारी सिमिटिडीन रिंग होती है, ठीक है। फ्यूरेन रिंग जो होती है वो हमारी रेनिटिडीन के अंदर मिलती है, और थायाजोल जो रिंग है वो हमारी फोमेटिडीन एंड निजाटिडीन के अंदर मिलती है। तो इनमें थोड़ा फर्क क्या है वो हम देखते हैं। पहला तो हम लोगों ने देख ही लिया किसका, हेट्रोसाइक्लिक रिंग का। जो ये देखो सिमेटिडीन है इसके अंदर इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है। अगर हम रेनिटिडीन की बात करें तो यहाँ पे हमारी फ्यूरेन रिंग है, और अगर हम थायाजोल रिंग के एनालॉग्स की बात करें तो उसके इसकी बात करें हम तो यहाँ पे हमारी थायाजोल रिंग है, ठीक है, फोमेटिडीन और निजाटिडीन के अंदर। सिमेटिडीन के स्ट्रक्चर को आप लोग बड़े ध्यान से देखो, इसकी ये वाली पोजीशन सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। आप इस पोजीशन को देखो, यहाँ पर ये क्या है हमारा थायो ईथर है। आप इन हर एक ड्रग को देखो, यहाँ पे थायो ईथर लिंकेज है, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फोमेटिडीन एंड निजाटिडीन, इन चारों ड्रग के अंदर हमारी क्या है, इथरिक लिंकेज है। ओके, फिर हम बात करते हैं किसके ऊपर, ग्वेनेडीन जो ये पार्ट था इसके ऊपर जाते हैं। यहाँ पे NC डबल बॉन्ड NH, सेम यहाँ पर और यहाँ पर, तीनों में ही हमारी क्या है, चारों में ग्वेनेडीन रिंग है। और अब हम बात करते हैं इस पोजीशन की, फिफ्थ पोजीशन थी ये। इस फिफ्थ पोजीशन की अगर हम बात करें CH3, मैंने बताया यहाँ पे इसका प्राइमरी और सेकेंडरी होना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारा NH है इसको हमने यहाँ पे सेकेंडरी अमीन बना रखा है, यहाँ पे इसको हमने सेकेंडरी बना रखा है, यहाँ पे हमने प्राइमरी रखा है और इसको भी सेकेंडरी। चारों ड्रग के अंदर सिर्फ एक जो हमारी फोमेटिडीन है वही क्या है, हमारी प्राइमरी अमीन ग्रुप कंटेन करते, बाकी सभी में क्या हमारा सेकेंडरी है। इट मीन्स कंपैरिजन अगर देखा जाए तो अगर ये सेकेंडरी अमीन है इट मीन्स ये बेटर अवेलेबिलिटी और बेटर टॉलरेबिलिटी और बेटर बायो अवेलेबिलिटी, तीनों चीज़ें ज़्यादा है, तो इसलिए इसका सेकेंडरी होना क्या है, ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमने बात करी थी क्या, सिक्स्थ पोजीशन के ऊपर, या तो हमारा सल्फामाइड रिंग या तो NO2 ग्रुप, इट शो द मैक्सिमम इफेक्ट। हमने अभी देखा था
एसएआर के अंदर निज़ाइटिडीन जो ड्रग है वो मैक्सिमम इफेक्ट शो करती है। देखो यहाँ पे क्या है, NO2 ग्रुप है, इसी की वजह से NO2 ग्रुप है, ऊपर से यहाँ पे क्या है CH3, ये भी सेकेंडरी है, थायोईथर लिंकेज है, ग्वेनिडीन है, थायाजोल रिंग है। और इस पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे भी जो एल्काइल अमीनो ग्रुप था हमारा वो भी कैसा है, सब्सटीट्यूटेड है। तो निज़ाइटिडीन के पास हर एक प्रॉपर्टी है, तो ये इट शो द मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी। इमिडाजोल, फ्यूरिन एंड थायाजोल, ये 3 रिंग कंटेनिंग ड्रग आप लोगों को याद रखने, इसकी क्लासिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ठीक है, हमने हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ साथ यहाँ पर इसकी जो 5th पोजीशन थी उसके सब्सटीट्यूशन के ऊपर भी बड़ा ध्यान दिया है। मिथाइल से हम किसके ऊपर गए, अमीनो एल्काइल पार्ट के ऊपर, ये हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ पर भी ये अमीनो एल्काइल पार्ट ही है। देखो फोमेटिडिन ही अकेली ऐसी ड्रग है जिसके अंदर इसके ऊपर क्या है हमारा अनसेचुरेशन आता है, डबल बॉन्ड आता है, पाई बॉन्ड आता है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर रखा है, इंटरचेंज, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन है और कार्बन है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है, नाइट्रोजन की जगह कार्बन आ गया और कार्बन की जगह हमारा नाइट्रोजन चला गया है। हम एसएआर डिजाइन कर रहे थे, एक्टिविटीज चेक कर रहे थे, बट जो इफेक्ट आए हैं वो नाइट्रोजन जब यहाँ पे टर्सरी होता है उसी के आए हैं। तो हमारा नाइट्रोजन जितना इस रिंग के पास रहता है उतने ही मैक्सिमम इफेक्ट शो होते हैं। एक और डिफरेंस है क्या, जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और जो हमारा जो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है इसमें, और जो हम लोगों ने यहाँ पे अमीनो ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया है, इसके अंदर एक बीच, इन दोनों के बीच में एज ए लिंकर का काम करता है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। और देखा गया है कि जब ये मिथाइल ग्रुप हम इंसर्ट कर देते हैं तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी एकदम बढ़ जाती है। तो इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग और जो ये अमीनो ग्रुप है इसके बीच में क्या है, लिंकर का काम कौन करते हैं यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप। तो इसका इंसर्शन बहुत जरूरी है। वो आप रेनिटिडीन में भी देख सकते हो, वो फोमेटिडीन में भी देख सकते हो, और वो निज़ाइटिडीन में भी आप लोग देख सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। आज हम लोगों ने एसएआर के ऊपर बात करी, इनकी क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करी, और इसके हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझा कि कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है और कैसे H2 रिसेप्टर उसके ऊपर बाइंड करके जो हमारा रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करेंगे, जिसके वजह से वो प्रोटॉन पंप जो था हमारा उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। एक्टिवेट नहीं होगा तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट नहीं होगा, और वो सिक्रीट तो होगा लेकिन कम, क्योंकि सिक्रीट कौन करा रहा है वहाँ पे, गैस्ट्रिन और एसिटाइल कोलिन भी करा रहे हैं। तो जो हाइपरक्लोरहाइड्रिया की कंडीशन थी हम उसको मेंटेन कर लेंगे। अगले वीडियो में हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की सिंथेसिस और इसके इम्पोर्टेंट जो एडवर्स इफेक्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, कंटेंट पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और सभी वीडियोस को बड़े ध्यान से देखें, तभी जाकर के आप लोगों के कंसेप्ट कवर हो पाएंगे। चलिए, थैंक यू।